हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। किरचॉफ्स के नियम को कैसे हम लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे, उसमें अलग अलग रेसिस्टेंस पे कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, उस चीज़ को समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। पिछले क्लासेस में किरचॉफ्स के दोनों नियम हो चुके थे और वहाँ हम लोग ये बताए भी थे, ये समझ भी पाए थे हम लोग कि नेक्स्ट क्लास पे हम लोग को किरचॉफ्स के नियम को अप्लाई करने का तरीका सीखना है। तो आज हम लोग इसी तरीके पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ्स के दोनों नियम को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि हम लोग को ये समझ में आए कि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे अप्लाई करेंगे, यानी जहाँ पे ओम्स के नियम या फिर सुपरपोजिशन के नियम या फिर सिंपली सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम जहाँ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वैसे सर्किट के लिए ही हम लोग किरचॉफ्स के नियम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस रफ पेज पे कि किरचॉफ्स के दोनों नियम थे क्या क्या। तो पहला जो हम लोग समझ पाए थे कि जिसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहे थे, इसी फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी कहे थे, ठीक है, या इसी को KCL भी कहा गया था। KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें हम लोग क्या समझ पाए थे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट इंटरिंग द जंक्शन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। मतलब ये जंक्शन वाला वर्ड क्या समझ में आ रहा था, मान लीजिए कि तीन या तीन से अधिक अगर वायर एक जगह पे आके कनेक्ट होता है, वहाँ पे अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ जहाँ की करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या दो अलग अलग डायरेक्शन से आकर करंट यहाँ मीट हो रहा है और उसके बाद वो वाली एक अलग डायरेक्शन पे अगर यहाँ से लीव कर रहा है, जा रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग जंक्शन पॉइंट कहेंगे। मान लीजिए यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से ये I3 अगर लीव कर रहा है, तो यहाँ पर आने वाले जो इंटरिंग करंट है I1 प्लस I2 जो है वो I3 के इक्वल होगा, या फिर हम कहें तो टोटल सम ऑफ करंट एट जंक्शन पॉइंट दे विल बी 0। यानी अगर I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू हमारे पास मान कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो करंट एट जंक्शन विल बी 0। ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स का था। इसको अगर हम लोग किसी एग्जांपल से समझने का प्रयास करें, मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर का करंट, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट अगर यहाँ पर इन कर रहा है, 2 एम्पियर है, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट अगर इन कर रहा है और इस डायरेक्शन पे जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यूज़ कितनी होगी, तो इस डायरेक्शन में जो करंट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो I इक्वल टू कितना हो गया, 5 एम्पियर। यानी जितना इधर से आया और जितना इधर से चला गया, ये दोनों निकलने के बाद 5 एम्पियर हो गया। यानी इस जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं बन रहा है। मान लीजिए एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा सर्किट हम लोग लेके समझे भी थे पिछले क्लासेस में। वहाँ पे मान लिया जाए ऐसा हो कि ये 3 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ करंट जो है वो 10 एम्पियर थ्रू पास कर रहा है और हमने डायरेक्शन ना I का ऐसे दिखा देना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इंटायर द करंट कितना है, 3 + 2 एम्पियर है और आउट यानी लीव कितना हो रहा है, 10 + I हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 5 - 10 = I हो गया हमारे पास मान। तो हमको पता चला कि I का मान -5 एम्पियर है। तो माइनस में कैसे पॉसिबल है, तो माइनस जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट आउट नहीं हो रहा है, बल्कि 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ये डायरेक्शन को बताता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कभी सर्किट को सॉल्व करें और अगर वहाँ पे I का मान माइनस आ जाए, तो ये नहीं समझना है कि हमारा करंट जो है माइनस में चला गया, बल्कि हमको ये जानना है कि हमने जिस डायरेक्शन को, जिस पाथ को, जिस वे को करंट के लिए सेलेक्ट किया था, उसका मतलब है कि ये जस्ट उसके अपोजिट वर्क कर रहा है। यानी इधर से 5 एम्पियर आ गया, इधर से 3 एम्पियर आ गया, इधर से 2 एम्पियर आ गया, तो ये तीनों मिलकर ये फाइनली इस आउटवर्ड में जो है 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे कि अगर इन केस I का मान नेगेटिव आ गया, तो सिर्फ हमारा जो पाथ का डायरेक्शन था उसको चेंज करने के लिए हम लोग कहेंगे कि ये चेंज होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक बात और ये समझ में आया था कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट नियम है वो बेस अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसकी बात हम लोग कर चुके थे। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टी में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम किस बेस पर बनता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये वर्क करता है, क्योंकि इस पर चार्ज की कंजर्वेशन की बातें होती है, जिसके जंक्शन पॉइंट पर हमारा वैल्यूज़ जो है वो 0 होता है। एक बात और देख लो, जंक्शन का मतलब फिर से समझ लो। जंक्शन यानी 3 या 3 से अधिक वायर अगर जिस पॉइंट पे आकर मिलता है उसी को जंक्शन कहेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे करंट को आके मिला रहे हैं, तो ये करंट के लिए ये वाला जो पॉइंट है या ये पॉइंट जो है वो जंक्शन हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करंट जो है वो थ्रोली पास हो रहा है। मतलब यहाँ से जितना आउट हो रहा है उतना ही यहाँ इन कर रहा है। तो जंक्शन का मतलब है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, तो ये हमारा ये जो पॉइंट है ये जंक्शन पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पे करंट का 3 अलग अलग डायरेक्शन हम लोग को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं किरचॉफ्स के दूसरे नियम पर। देखो, ये हमारा पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया। तो किरचॉफ्स सेकंड
लॉ जो कहता है, इसी को हम लोग लूप रूल कहेंगे, या इसी को हम लोग किरचॉफ्स के वोल्टेज रूल भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ KVL की बात होती है, KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको डिफाइन कैसे किए हुए थे, तो देखो हम लोग उस समय नोट्स पे भी बात किए थे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज़ जीरो। अभी क्लोज लूप का क्या मतलब है? क्लोज लूप का मतलब है कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे हम आकर यहाँ के पे क्लोज हो गए। मान लिया जाए कि ये एक सेल है और यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस को लगाया, यहाँ एक रेसिस्टेंस को लगा रहे हैं और यहाँ पे रेसिस्टेंस को लगा के हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट है ये मान लिया जाए ABCD, तो ABCDA मतलब जहाँ से स्टार्ट किए अगर वहीं हम क्लोज कर रहे हैं तो इसी को हम लोग एक क्लोज लूप कहेंगे। तो किरचॉफ के सेकेंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल्स जो है वो हमेशा क्लोज लूप में ही अप्लाई होगा, यानी ओपन सर्किट पे ही अप्लाई नहीं होगा। तो क्लोज लूप पे होता क्या है, तो क्लोज लूप पे टोटल पोटेंशियल का मतलब इस सेल का अपना पोटेंशियल, इस रेसिस्टेंस के और करंट के प्रोडक्ट को हम लोग पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस और उसके प्रोडक्ट, उसके करंट के जो प्रोडक्ट होंगे उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल भी है, यहाँ से पास होने वाले करंट I है, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है, ये रेसिस्टेंस R3 है। ठीक है, तो यहाँ जो इन करेगा ये I ही इसमें भी इन करेगा क्योंकि ये यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं बन रहा है, तो I इस R1 में इन करेगा, I ही इस R2 में इन करेगा और I ही इस R3 में इन करके यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से आके मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो टोटल पोटेंशियल होगी, मतलब ये जो पोटेंशियल हो गया V, उसके बाद R1I जो पोटेंशियल बना, R2I जो पोटेंशियल बना और R3I का जो पोटेंशियल बना, इस सब का जो सम है वो जीरो होगा, यानी सम ऑफ द पोटेंशियल विल बी जीरो एट क्लोज लूप। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो अप्लाई होगा ये क्लोज लूप में ही होगा। लेकिन हालांकि इसकी कुछ नियम है, जो शर्तें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए हम लोग ये समझना होगा कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप दो तरह से हो सकता है। एक तो वोल्टेज पोटेंशियल गेन हो सकता है और एक पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है। तो ये बातें अभी हम लोग समझेंगे कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स नियम के, वो बाकायदा नियम को एक जगह पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक बात और समझ लो कि यहाँ पर ये जो किरचॉफ्स का सेकंड नियम है, ये बेसिकली जो अप्लाई होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। तो ये तो बातें हो गई जो पिछले क्लासेस में हम लोग सीखे थे किरचॉफ के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पे। अब हम लोग चलते हैं इसके इस बात को समझने के लिए कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा नोट्स हम लोग का बड़ा हो सकता है, ठीक है, वीडियो बड़ा होगा, लेकिन हम लोग इसमें कैसे किरचॉफ्स के नियम को अप्लाई करेंगे, प्लस हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स को भी लेकर यहाँ पे सॉल्व करके उसके जो प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले बात तो ये समझ के रखना होगा कि पहला जो शर्त है ये हम लोग को समझना होगा कि हम लोग को हमेशा एक ड्रॉ करना होगा करंट सर्किट का। ठीक है, करंट फ्रॉम वन या फिर मोर सेल के साथ एक सर्किट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा करंट होगा। तो जो करंट का जो फ्लो होगा या फॉलो ऑफ KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ को ही ये पालन करेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मान लिया जाए यहाँ से कोई करंट I आ रहा है और यहाँ दो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये अगर यहाँ से I है तो इस जंक्शन के बाद यहाँ पे इसको दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रहा है। मान लीजिए ये I2 होगा, तो ये हमारा मान क्या हो सकता है, ये मान हो सकता है I माइनस I2। ठीक है, ये चीज़ होगा यहाँ पर, या फिर हम इसको अगर I3 कहेंगे तो दोनों आगे जाके जुट कर फिर ये I बनेगा। तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि इसके जंक्शन पॉइंट पे कोई भी करंट वैल्यूज होना नहीं चाहिए, यानी इसके जंक्शन पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मान होना चाहिए वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड नियम क्या करता है कि हम लोग हमेशा जो चूज़ करेंगे, चूजिंग लूप जो होगा वो शुड बी क्लोज। ठीक है, क्लोज्ड हम लोग लूप को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर प्लस माइनस का बैटरी हम लोग ये कनेक्ट किए हुए हैं, ये हमारा रेसिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन पे ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस लिए बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है R1 R2 और ये R3 है। तो ये हमारा एक क्लोज लूप हो गया। ठीक है, तो क्लोज लूप में हम लोग सेलेक्शन का जो तरीका होगा दो तरीके से हो सकता है, एक होता है एंटी क्लॉक और एक होता है क्लॉक वाइज। मान लीजिए हम एक और सर्किट क्रिएट करते हैं, सेम यही सर्किट है हमारे पास। ठीक है, तो इस सर्किट पर अगर हम बात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम इस पे जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जो नियम अप्लाई करेंगे, उसमें हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये जो राउंडिंग है, ये रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है तो ये हमारे पास हमारे लिए हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। और अगर इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ये कभी डिपेंडेंसी नहीं होती कि आपको क्लॉकवाइज ही लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है। लेकिन आप चूँकि हम लोगों के लिए जो क्लोज सर्किट बनेगा जिसमें हम लोग अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए करंट को फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है हमारे पास 2 या 2 से अधिक लूप हो। तो किसी भी लूप में किसी भी प्रोसेस को यानी या तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, क्लॉक या एंटी क्लॉक लेंगे तो उससे पहले कुछ एक बेसिक नियम है, उसको हम लोग समझ लेंगे, तब फिर हम लोग चलेंगे कि हमको क्या लेना है, क्लॉक या एंटी क्लॉक लेना है। कोई भी हम लोग लेने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है जिसको कि हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन कैसे होगा? पोटेंशियल ड्रॉप या गेन की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ, जब हम लोग ये सेल को अगर कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये बैटरी है, तो ये बैटरी के लिए डायरेक्शन ये निकल गया, प्लस से निकल कर ये माइनस की ओर इन करेगा। लेकिन हमारे लिए मायने ज़्यादा रखेगा कि हमने एक एंटी क्लॉक या क्लॉक के लिए जो पाथ बना रखा है, ये जो डायरेक्शन हम तुमको दिखा रहे हैं, इसी को हम पाथ कहेंगे। तो ये पाथ जो है इस बैटरी के साथ कैसे मैच करता है? क्लॉक मतलब हाइयर, ये अगर हाइयर पोटेंशियल है, इसको हम लोग हाइयर कहेंगे, और ये लोअर पोटेंशियल है, तो डायरेक्शन क्या बन सकता है? हाइयर से लोअर भी बन सकता है या लोअर से हाइयर भी बन सकता है। जैसे इसको अगर हम ऐसे मैच कर दें, ऐसे घुमा दें, तो पता चलेगा कि ये क्लॉक वाइज है और जिसमें ये हाइयर से लोअर की ओर जा रहा है, और बैटरी के अंदर जो है ये लोअर से हाइयर की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी जो बैटरी है इसके लिए अगर हम पाथ अगर चेंज कर दें, पता चला हम ऐसे करके कनेक्ट कर रहे हैं, तो लोअर से ये हाइयर आ रहा है, लेकिन बैटरी के अंदर हाइयर से लोअर की ओर जा रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको सेल के अंदर बात करना है, सेल के अंदर बात करना है कि करंट कैसे इन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखोगे यहाँ पे, अगर हमारा पाथ ऐसे है, ठीक है, अगर पाथ का डायरेक्शन ये बन रहा है, तो हम लोग कैसे इन कर रहे हैं? हाई से लो की ओर इन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल जो है यहाँ पे ड्रॉप करेगा और ये हमारे लिए जो मान होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी सेल पे बात करें, ये प्लस है और माइनस है, ये प्लस माइनस इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, लेकिन अब हमारा पाथ जो बन रहा है, पाथ यानी क्लॉक या एंटी क्लॉक की जो बात कर रहे हैं, वो अगर ये बैटरी के अंदर ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि लो से अगर हाई की ओर जा रहा है, तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, पोटेंशियल वहाँ गेन हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग प्लस की फॉर्म में दिखाएंगे। ये बात अच्छे से समझ लो कि अगर हम हाई से लो की ओर जा रहे हैं पाथ के लिए, पाथ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पाथ यानी क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो हाई से अगर लो जा रहे हैं तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो नेगेटिव होगा, और अगर हम लो से अगर हाई की ओर, ठीक है, अगर हमारा लो से हाई हो रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल गेन होगा, जिसके लिए हम लोग प्लस की बात करेंगे। ये तो बात हो गई पोटेंशियल यानी सेल के साथ ये कंपेयर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही हमको रेसिस्टेंस के साथ भी करना पड़ेगा, रेसिस्टर्स के साथ। ठीक है, रेसिस्टर्स के साथ अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी दो स्थिति बन सकती है। ये हाई से लो हो गया, करंट तो हमेशा हाई से लो की ओर जाता है, तो अगर करंट हमारा हाई से लो की ओर जा रहा है, हाई से लो की ओर जा रहा है, तो हमारा जो मान होगा करंट और, ठीक है, देखो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस के अंदर जो पॉसिबल है, इसकी डायरेक्शन ये पॉसिबल होती है क्योंकि हायर से लोअर की ओर ही करंट फ्लो होगा। लेकिन हमको जो पता करना है वो पाथ का डायरेक्शन करना है, डायरेक्शन ऑफ पाथ। ठीक है, अब ये पाथ क्या है? अगेन वही जो क्लॉक या एंटी क्लॉक पे हम लोग डायरेक्शन करेंगे, तो ये हमारा पाथ हो गया। मान लीजिए ये ऐसे कर रहा है और करंट ये गया, तो ये हमारे क्या हो रहा है? ये दोनों के लिए, इस डायरेक्शन के लिए जो हम लोग बात करेंगे, तो हमको पता चल रहा है कि इस रेसिस्टेंस के साथ ये क्लॉक, ये हाई से पोटेंशियल हाई से लो की ओर आ रहा है, लेकिन हमारा पाथ क्या कर रहा है? जस्ट अपोजिट, लो से हाई की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हाई से लो की ओर डायरेक्शन करेगा तो ये माइनस हो गया। लेकिन अगर यही चीज़, अगर ये हम लोग को पता चला कि जैसे ये पाथ का डायरेक्शन ये अगर हम पुट करते हैं, तो इस रेसिस्टेंस के लिए हमारे पास माइनस आई आर पुट करेंगे। ठीक है, अगर इसका रेसिस्टेंस आई है और करंट रेसिस्टेंस जो है आर है, और करंट अगर आई इसमें पास कर रहा है, अगर एक ऐसा ही रेसिस्टेंस लेते हैं और इसमें भी अगेन वही होगा कि हायर से लोअर की ओर पोटेंशियल पे करंट फ्लो करेगा, लेकिन अब डायरेक्शन हम ये दिखाते हैं, डायरेक्शन यानी यही पाथ, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो ऐसी स्थिति में अगर हम दिखाएंगे तो हमारा लो से अगर हाई की ओर दिखाएगा, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू होगा वो आई आर क्या होगा? प्लस में होगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ध्यान रखोगे। फिर से सुन लो, सेल के अंदर
अंदर अगर लो से लो टू हाई आता है तो हम लोग क्या लेंगे, मान को पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और रेसिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो वो अगर जो पाथ बना हुआ है वो करंट फ्लो होने के अपोजिट हो, ठीक है, अपोजिट हो, यानी लो से अगर हाई की ओर हो तो वो हमारा मान क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। हालांकि अभी न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो वो बात यहाँ पे सारा समझ में आएगा या क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलो देखोगे, एक बहुत ही सिंपल छोटा सा हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लो कि एक रेसिस्टेंस, एक सर्किट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा कि ये सर सीरीज़ फॉर्म में हमारा रेसिस्टेंस, ये सर्किट बना हुआ है। यहाँ मान लिया जाए कि हमारा 20 वोल्ट का एक बैटरी है, ठीक है। ये 4 ओम का एक करंट है और यहाँ पर भी 2 ओम का एक करंट है, ठीक है। ये 18 वोल्ट ले लेते हैं ताकि हमारा कैंसिल आउट होने के बाद मान प्योर बच सके, ठीक। ये 4 है और ये 6 वोल्ट है, तो टोटल जो रेसिस्टेंस हो जाएगा इन सीरीज़ जो हो जाएगा वो कितना होगा, 4 दे 6 होगा, ठीक है। यानी रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, रेसिस्टेंस इन सीरीज़ जो हो जाएगा 4 + 6, 4 + 2 = 6 ओम हो गया, ठीक है। तो करंट क्या होगी, V/R, तो V का मान हो गया 18/6 यानी 6 × 18, यानी 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। ये हम लोग समझ गए। तो ये तो कॉमन सा बात हो गया जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे देख लिए। लेकिन मान के चलो कि इसी चीज़ को हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मानते हुए इसको हम लोग किरचॉफ्स के नियम को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो वैसे में क्या कर सकते हैं, हम क्लॉक या एंटी क्लॉक कोई भी पाथ को चूज़ कर सकते हैं। चलो मान लो हम ऐसे चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाथ का तरीका हो गया, ये पाथ चुनने का तरीका हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग पाथ कहेंगे। ये हमारा क्लॉक वाइज में डायरेक्शन में बता रहा है, लेकिन करंट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। करंट यहाँ से आई निकल रही है मान लिया जाए, तो इसमें आई इन करेगा, इसमें भी क्या होगा, आई ही इन करेगा यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर आई ही हो जाएगा। लेकिन अब पाथ को देखो, अच्छा चलो इसको हम लोग मानते हैं क्लोज सर्किट मान लेते हैं ABCD। तो ABCD एक क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है। तो क्लोज सर्किट में अगर हम पाथ को देखें तो पाथ के अनुसार बैटरी में जो करंट इन कर रहा है वो लो से हाई की ओर कर रहा है, यानी ये ऐसे इन करेगा, ठीक है। तो ऐसे इन कर रहा है तो ये लो से हाई हो गया, यानी इसका जो वैल्यू है 18 ये हमारा प्लस में हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या कहता है कि टोटल पोटेंशियल जो होता है वो 0 होगा। तो पहला पोटेंशियल पता चल गया सेल का क्या हो गया, 18 वोल्ट, वो भी हमारा प्लस में हो गया क्योंकि ये जो करंट है वो लो से हाई की ओर इन कर रहा है। लेकिन अगर हम इस पे बात करें, पाथ के अंदर जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है उस पे बात करें, तो ये जो है हाई से लो की ओर जा रहा है ना, हाई से लो की ओर जा रहा है। तो ये जो हमारा मान हो गया वो हो गया -4, और करंट इसके अंदर आई इन करेगा। फिर इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये -2i, और टोटल मान कितना हो गया 0। तो 18 = 6i, I इक्वल टू कितना हो गया 18/6 यानी 3 एम्पियर। यानी अगर हम इस चीज़ को एक क्लोज लूप मानकर भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही करंट आता है। लेकिन फिर से सुन लो एक बेसिक बात, अगर बैटरी के अंदर माइनस से प्लस आ रहा है, माइनस से अगर प्लस की ओर इन कर रहा है करंट, तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, प्लस में। लेकिन अगर किसी रेसिस्टेंस में के लिए देखो, ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये यही पाथ का डायरेक्शन हो गया, तो पाथ और करंट दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। पाथ और करंट का अगर दोनों का सेम डायरेक्शन होता है तो वैसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा, रेसिस्टेंस में पाथ और रेसिस्टेंस का पाथ और रेसिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर यही हम अपोजिट लेके चले होते, मान लो पीछे इस डायरेक्शन लेके चलते, तो मेरे पास सॉल्यूशन यही आता, लेकिन अब मान यहाँ पर क्या होता, चेंज हो जाता। चलो उसको भी समझ ही लेते हैं कि हम लोग चेंज करके भी देख लेते हैं क्या आता है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये जो पाथ है अब हम इसको ऐसे मानते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉक मानते हैं। तो एंटी क्लॉक मानेंगे तो देखो सेल के अंदर बैटरी में करंट कैसे इन कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर। तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर हाइयर टू लोअर हो गया, हाई टू लो, तो -18 ये हो गया हमारे पास मान। अब यहाँ पर देखो करंट तो एक्चुअली ये प्लस डायरेक्शन से इधर निकल रहा था, तो ये जो पाथ दिखा रहे हैं तो पाथ के क्या हो रहा है, ये अपोजिट हो रहा है, ठीक है। पाथ में जो रेसिस्टेंस के लिए करंट इन कर रहा है वो लो से हाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन बना हुआ वो हाई से लो है, यानी हमारे लिए ये मान क्या हो गया, +2i। ये भी मान हमारे लिए क्या होगा, +4i। तो यहाँ पर मान कितना हो गया 0। टोटल पोटेंशियल एट एनी क्लोज लूप के लिए 0 होगा। तो -18 = -6i, माइनस कैंसिल आउट होने के बाद i इक्वल टू फिर से 3 एम्पियर निकल गया। तो हम ऐसे देखें या सिंपल रेसिस्टेंस था उस प्रोसेस में देखें, सभी प्रोसेस के लिए हमारे पास करंट सेम है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
चलो देखोगे यहाँ पे दो दो क्लोज लूप बनाए हैं, वो दोनों सेम है। टोटल जितनी भी रेसिस्टेंस सेल जहाँ पे लगा हुआ था वहीं पे है। हम इसको दो प्रोसेस ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाए कि क्लॉक वाइज ले लें या फिर एंटी क्लॉक वाइज ले लें, दोनों के लिए रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो ये कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मन में कि अगर सर्किट के लिए कौन सा प्रोसेस लेना है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, दोनों में से हम लोग कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं। ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। तो पाथ वाला नियम हम लोग को ध्यान रखना है, ये हम लोगों के लिए पाथ का नियम हो गया, ठीक है। तो चलो पहले इस पे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्लोज लूप है वो हमारा हो गया ए बी सी डी ए, यानी ए से स्टार्ट होकर ए पे आ रहा है, ये क्लोज लूप हो गया। हम लोग को पता है टोटल पोटेंशियल एट एनी क्लोज लूप जो है वो जीरो होता है। सबसे पहले आओ बैटरी पे हम लोग देखते हैं। तो इस बैटरी पे अगर हम लोग ये समझने का प्रयास करें तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है कुछ ऐसे है, दिखा रहे हैं। तो इसमें ये हो रहा है कि ये करंट जो है इससे ऐसे इन कर रहा है, ठीक है। ये क्लॉक वाइज जो है इन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये प्लस से माइनस की ओर इन कर रहा है, हाई से लो कर रहा है। तो ये मान हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। अब एक बैटरी सेल भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पहले हम लोग सेल वाला ही प्रोसेस लिख लेते हैं, सेल वाला जो वैल्यू, उसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके उसके पोटेंशियल को लिखेंगे। मान लिया जाए आई जो है करंट वो पूरे सर्किट में इन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये प्रोसेस पे देखो तो यहाँ पाथ से जो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर आया, दैट्स वाई माइनस। अब ये यही आई करंट यहाँ इन करेगा तो माइनस से प्लस में चला गया, तो ये मान हमारा कितना हो गया, प्लस में 4 हो गया ये मान, ठीक है। अब आओ रेसिस्टेंस के साथ आते हैं। तो रेसिस्टेंस का डायरेक्शन ये बता रहा है, यानी यहाँ हाई से लो की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन वही है जो पाथ का भी डायरेक्शन है। तो पाथ और करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन अगर रेसिस्टेंस में सेम हो तो मान हम लोग को क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो -2i हो गया। तो ये भी वही स्थिति है, -i, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो -2i, ठीक। यहाँ पे आएंगे तो फिर i इंटू 1 तो -i, तो टोटल मान कितने के बराबर हो गया, 0। तो ये दोनों माइनस होने के बाद -6, तो 2 3 5 6 -6i इक्वल टू 0। तो 6i इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, i इक्वल टू 6/6 इक्वल टू हो गया कितना, 1। यानी इस पूरे सर्किट में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है अगर हम लोग इस प्रोसेस को क्लॉक वाइज देख रहे हैं। तो चलो अब आते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक में ये डायरेक्शन मतलब करंट का फ्लो इधर हो रहा है, ठीक है। तो करंट अगर हम लोग मान लिया जाए कि ये आई करंट ही इसके अंदर इन कर रहा है, आई इन कर रहा है, तो ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, ये लो से हाई की ओर जा रहा है। तो ये मान हमारा क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब ये चलो बैटरी को ही हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये करंट घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ ये हाई से लो की ओर आ रहा है, तो ये मान हमारा माइनस में हो गया। अब आते हैं रेसिस्टेंस पे, ये आई करंट है, देखो यहाँ ये हम लोग का पाथ, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये यही पाथ का भी डायरेक्शन बन रहा है। तो फिर यहाँ पे जो हमारा जो मान होगा, ये मान के लिए हम लोग माइनस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ ये पाथ का डायरेक्शन हो गया और यही करंट का भी डायरेक्शन बता रहा है, दोनों सेम है इसलिए माइनस। तो 2 चूँकि आई करंट इन कर रही है तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR यही होता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा वो रेसिस्टेंस इनटू करंट के मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे। तो यहीं पर अगर बात करेंगे तो 1 से i को i करेंगे तो -i, फिर यहाँ पे बात करेंगे तो -2i, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए तो -i, तो हमारे पास टोटल मान कितने के बराबर हो गया, 0। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 6 और -2, ये 6i हो गया इक्वल टू 0। 6i को अगर हम उधर लेके चले जाएं तो 6i, ठीक है। तो अगेन हमारे पास i इक्वल टू 6/6 निकल गया, यानी 1 एम्पेयर की करंट फिर भी यहाँ पे सर्किट पे मूव कर रही है। यानी क्लॉक वाइज ले या एंटी क्लॉक वाइज ले, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलो देखोगे एक और क्वेश्चन हम यहाँ लिए हुए हैं। यहाँ पे 2 लूप बन रहा है एक साथ, ठीक है। इस दोनों लूप की वजह से जो करंट अलग अलग लूप में क्या फ्लो हो गई उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि हम लोग को 2 जो क्लोज लूप है उसको चूज करना। मान लो A B C D E और ये F हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये लूप हो गया A B F E A एक क्लोज लूप हो गया, और D C F E D एक हमारा क्लोज लूप हो गया। सपोज़ मान लेते हैं यहाँ से करंट जो है वो I1 इन किया तो यहाँ आया, ठीक है। और इधर से जो करंट है वो I2 इन कर रहा है, यहाँ आया, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी इस डायरेक्शन में I1 प्लस I2 यहाँ पर इन कर गया। यहाँ आने के बाद ये अकॉर्डिंग टू KCL के नियम के अनुसार यहाँ I आउट हो जाएगा, सॉरी I1 आउट हो जाएगा, जो यहाँ पर आके मिल जाएगा I1 के साथ, और इस डायरेक्शन में I2 चला गया जो यहाँ आकर इससे मिल जाएगा। तो पहला लूप हम लोग लेते हैं, फर्स्ट लूप जो A B F E,
ए बी एफ ई ए है, ठीक है। अगर इसमें हम क्लॉक या एंटी क्लॉक कोई भी ले लो, चलो हम क्लॉक वाइज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाथ बन गया, इस पाथ पे ध्यान रखोगे। तो पाथ पे सबसे पहले देखो बैटरी कहाँ कहाँ है, एक ये बैटरी यहाँ पे मिल रहा है, एक सेल हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है वो हाइयर से लोअर इन कर रहा है, दैट्स वाई हमारे पास मान क्या हो गया, -10 वोल्ट। अब ये यहाँ से इन करके घूम के यहाँ पे आएगा, तो ये लो से हाई की ओर इन कर रहा है। तो ये मान हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया 20, ठीक। अब आते हैं रेसिस्टेंस पे आओ, देखो यहाँ करंट जैसे यहाँ पे आता है तो ये भी तो उसी पाथ के डायरेक्शन पे बता रहा है। ये पाथ का डायरेक्शन, ये जो लाइन का करंट का डायरेक्शन है इन रेसिस्टेंस, और ये पाथ का डायरेक्शन है, दोनों सेम है। इसलिए हमारे पास यहाँ जो I1 के साथ मान होगा वो -I1 या 10 माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये भी वही डायरेक्शन पाथ का बता रहा है जहाँ करंट का ये बता रहा है, लेकिन इसका मान जो है वो I1 + I2 है। तो यहाँ माइनस ये है 10 ओम, तो I1 + I2, और ये टोटल मान कितने के बराबर होगा, 0, ठीक है। टोटल मान हमारा 0 के बराबर होगा। चलो आओ देखो यहाँ पे हमारा 10 हो गया, ठीक है, -10 I1 और -10 I2, ठीक है, I2 = 0। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो माइनस माइनस ये हो गया हमारे पास -20 I1 -10 I2 = 0। अगर हम सबसे 10 अगर कॉमन निकाल के उसको लेके चले जाते हैं तो 2I1 + I2 = 1। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग को आगे हेल्प करेगा। चलो अब सेकंड लूप पे आते हैं, ठीक है। इस लूप पे हम बात कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड लूप है, ये हमारा फर्स्ट लूप था। इस पे भी क्लॉक वाइज ही ले लेते हैं या एंटी क्लॉक भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलो अब देखते हैं। लूप हमारे पास हो गया FCDEF, ठीक है। इस पे अगर हम गौर करें तो सेल को पहले सेलेक्ट करो। तो सेल देखो यहाँ पर ये पता चल रहा है तुमको कि ये जो करंट है वो हाई से लो पे इन कर रहा है, यानी यहाँ पे -20 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये -20 यहाँ से ये घूम के ऐसे इन करेगा तो ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा था, ये हमारा 10 हो गया प्लस में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है। मतलब ये इधर से इन करेगा तो ये दोनों का डायरेक्शन यहाँ टेली कर रहा है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। तो यानी ये वाला जो माइनस है वो हमारा क्या हो गया, +10 I1 + I2 हो गया, ठीक है। और जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो पता चलता है कि ये घूमने के बाद यहाँ पे ये जो डायरेक्शन बनेगा, ये जो मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज जो मूव कर रहे हैं, तो इस 10 ओम के साथ जो है ये भी यहाँ पे कोलाइड करेगा, टक्कर होगा, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ये I2 के साथ है तो हमारे पास प्लस 10 I2 = हमारे पास टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पे -10 + 10 I1 + 10 I2 + 10 I2 = 0, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर मान हो गया -10, यहाँ पे +10 I1 + 20 I2 = 0, ठीक है। 10 को हम अगर उधर लेके चले जाते हैं और सबसे 10 कॉमन ले लें तो I1 + 2 I2 = हमारे पास मान हो गया 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके I1 I2 निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इक्वेशन जो 2I1 + I2 = 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। इक्वेशन 1 ये बन रहा है। तो ये दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, क्लास 10th में ये प्रोसेस पढ़े हैं कि मान लिया जाए हमको I2 वाले टर्म को कट करना है, तो यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसके आगे 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो रिजल्ट बन के निकलेगा वो I1 + 2 I2 = 1, और यहाँ पे 2 से 4I1 + 2 I2 = 2। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस, ये मान हमारे कटने के बाद -3I1 = -1, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद I1 का जो मान हो गया 1/3 निकल गया। I1 का जो रिजल्ट है वो 1/3 है। तो ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी पुट करके I2 निकाल लो, ठीक है। इक्वेशन 1 पे अगर हम पुट करते हैं तो 2 × I1 की जगह 1/3 + I2 = 1, तो I2 = 1 - 2/3 हो गया। ये एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, तो 3 - 2 यानी इसका भी रिजल्ट जो है I2 का भी मान कितना निकल गया, 1/3, ठीक है। ये मान हम लोग का ठीक है, यहाँ 2/3 3 - 2, ठीक। तो I1 और I2 ये दोनों का मान जो है 1/3 है, क्योंकि देखो यहाँ दोनों पे सेल भी इक्वल लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को समझ में आ गया I1 I2 का इक्वल इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इस पे जब हम बात करेंगे तो I1 1/3 + 1/3 तो 2/3 हो गया, ठीक है। तो 2/3 करंट जो है इसके अंदर इन करेगा 2/3,
इस रेसिस्टेंस के कारण, रेसिस्टेंस पे इस पे करेगा 1/3, इस पे करेगा 1/3, ठीक है। बस इतना ही तो मान पता करना था। ये दोनों पे 1/3 यानी जहाँ I1 और I2 था उसके लिए 1/3 टू इच, और यहाँ बीच में जो I1 प्लस I2 मेरे पास मान था वहाँ पर हमारे लिए हो गया 2/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया किरचॉफ्स के एक सर्किट का। अब इस बेस पे हम लोग को बुक्स से अलग अलग क्वेश्चन को हल करना है।